एसआईपी की तारीख और सैलरी क्रेडिट की डेट के बीच अगर 20-25 दिन का गैप हो तो क्या करना चाहिए? पैसा सेविंग अकाउंट में रखा जाए या फिर लिक्विड फंड में पार्क करके वहां से एसटीपी लगाई जाए? किस में ज्यादा फायदा होगा? और दूसरी बात, आपको पता है टैक्स हार्वेस्टिंग करने से कंपाउंडिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर अगर पूरी बात यही बता दूं क्या? आगे वीडियो देखिए। और हमारे साथ है प्रतिभा गिरीश, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और फाउंडर एट फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सर्विसेज। और सवाल लेने के पहले आपको एक बात हम दोनों की तरफ से बता दें कि यहाँ जो आज बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। इसको रिकमेंडेशंस आप कतई ना समझें। सवाल है दीपक मिश्रा जी का। प्रतिभा, इन्होंने लिखा है कि मेरी सैलरी हर महीने 31 को आती है, लेकिन मेरी एसआईपी की डेट 25 है। 31 को सैलरी आती है, 25 की इनकी एसआईपी डेट है। अमाउंट है 32,000 रुपीज़। आप सजेस्ट करें कि क्या एसआईपी कटने तक का पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दूं या फिर उसे लिक्विड फंड में पार्क करके वहां से एसटीपी लगा दूं, ताकि सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल जाए और टाइमली तरीके से इक्विटी में एसआईपी भी हो जाए। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा डाउट ये है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या हर महीने डेट से इक्विटी में रिडम्पशन की वजह से या ट्रांसफ़र की वजह से टैक्स ज़्यादा बनेगा? मैं न्यू टैक्स रिजीम में हूँ, 5%, और उम्र है 31 साल। अभी फिलहाल इनके पास कॉर्पस है 82 लाख का। दैट्स वेरी गुड, बधाई हो। एक और सवाल है जो हम बाद में लेंगे। तो ये बताएं कि ये 32,000 की बात है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही तामझाम वाला काम हो जाएगा, और जितना बेनिफिट ये सोच रहे हैं कि मिलेगा उससे ज़्यादा उतना मिलने वाला तो खैर कतई नहीं है, सिर्फ काम बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली राइट स्वाति। ये एक इजी तरीका है। आपने सोचा होगा कोई कारण से आपने नहीं किया, 25 के बदले में आप एसआईपी कर दो, 5 को या 2 को चेंज कर सकते हैं, वो इजीली हो जाएगा। आपको वैसे भी तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं निकालना है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो डेट को हम्म। चेंज कर सकते हैं। और जो आपने पॉइंट बताई कि ये बहुत ज्यादा काम है और उसके सामने कुछ रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आप सिर्फ 32,000 को पार्क करने वाले हैं। आपके एसबीआई अकाउंट में 3% का मिल रहा होगा आपको रिटर्न्स, उसको आप शिफ्ट करोगे लिक्विड में, वो 6.5 देगा। दोनों में ही टैक्स लगना है। आपने बताया आप 5% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो दोनों में ही टैक्स लगना है। लेकिन बहुत मुश्किल है कि इसके वजह से आपका ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, 5 से 10% हो गया, ऐसा नहीं होगा सिर्फ इसके वजह से। अगर आप 5% के स्टार्टिंग ब्रैकेट में हो। तो एक और तरीका भी है कि अगर आपके बैंक अलाउ करता है, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी से बैंक, तो मेरे दोनों बैंक में अकाउंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। स्वीप एंड एफडी होता है कि आपके पास पैसे पड़े रहते हैं, तो वो एफडी जैसा रिटर्न्स कमाता है, क्योंकि रिटर्न्स तो सेम ही आना है। लिक्विड फंड में चाहे रखो चाहे आप एफडी में रखो, सेम हम्म। फंड आना है। टैक्स भी सेम लगना है, क्योंकि अगर आप डेट फंड में डालोगे और रिडेम्पशन का डेट आपको नहीं पता है, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है कि बाद में टैक्स भरना है। लेकिन ये तो आपको पता है 1 महीने में करना है, तो वो आप स्वीप एंड एफडी कर दो तो झंझट ही नहीं। इट विल बी एन इजी थिंग टू इम्प्लीमेंट। हम्म। क्योंकि अमाउंट बहुत कम है, 32,000 पे आप सोचो कि कितना 1 और 2% का फर्क इज नॉट गोइंग टू बी मच, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड अ वेरी लार्ज कॉर्पस। तो ये एकदम मुझे पढ़ते ही लगा था कि ये थोड़ा अच्छे इन्वेस्टर हैं, जानना चाहते हैं, सवाल है जहन में, पूछिए ज़रूर। लेकिन इन्वेस्टिंग जितनी सिंपल रखेंगे ना उतना बेहतर होगा। बेवजह का 0.0001% की ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए यहाँ से वहाँ स्विच इन करते रहेंगे, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करो, वहाँ से वहाँ करो, सर दर्द है और कुछ नहीं है। अगर बड़ी रकम होती तो हम लोग शायद इसको ये जवाब थोड़ा सा अलग होता। लेकिन रकम उतनी बड़ी नहीं है कि आपको जो फर्क है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा, उल्टे काम बढ़ेगा। इनका दूसरा सवाल था टैक्स हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ। पूछा है कि क्या टैक्स हार्वेस्टिंग से वाकई कंपाउंडिंग पर कोई फर्क पड़ता है? तो जिन्हें नहीं पता कि टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है उनको आसान शब्दों में बता दें। एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में लोग लगाते हैं। मतलब यह है कि आप अपने प्रॉफिट को इस तरीके से निकालते हैं कि टैक्स कम लगे और फ्यूचर के लिए फ़ायदा बना रहे। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और 1 साल में उस पर प्रॉफिट आपको दिख रहा है।
अब रूल्स कहते हैं कि अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो प्रॉफिट 1.25 लाख तक आपको प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, हर साल उतना हिस्सा रिडीम कर लेते हैं, मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया, और उस पैसे को दोबारा आपने उसी फंड में या उसी स्टॉक में अगर माने जहां पर भी आपने वापस से निवेश किया, इसको टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। चैलेंजेस जो कंपाउंडिंग वाली बात इन्होंने की थी प्रतिभा, वैसे देखिए अगर ऑन पेपर थ्योरी में तो चैलेंज कंपाउंडिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्यों पड़ता है फर्क आप बताइए। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगेन बहुत इजी तरीका है कि यह निकाला और फिर डाल दिया, ये ऐसा होता नहीं है ह्यूमन बिहेवियर। आई थिंक ये जो है ना, ये मोर बिहेवियरल है। हमें लगता हाँ। है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाँ, इसलिए हमारा पैसा बढ़ेगा। हम्म। आप सोचिए आपको कितना टैक्स ब्रेक मिलने वाला है। हर एक को उतना ही मिलता है, वेदर आप हम्म। कौन सा भी स्लैब में हो। 1.25 लैक्स ऑन अ ईयरली बेसिस, 1.25 लैक्स का टैक्स बचाने के मतलब 1.25 का कैपिटल गेन्स पे आपको टैक्स बचता है। हम्म। पे 12.5% टैक्स नहीं भरना है। तो 12 into 12 अबाउट 14-15,000 बचाने के लिए वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ दिस टैक्स हार्वेस्टिंग। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। हमें टाइमिंग राइट लेना चाहिए कि मान लीजिए अगर आपको 1.25 का कैपिटल गेन्स सिर्फ चाहिए, तो कम से कम 9-10 लाख का तो रिडेम्पशन आपको करना पड़ेगा। ये रिडेम्पशन जो है आप आज करेंगे तो आपको 2 दिन बाद पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने इक्विटी फंड से किया है तो 2 दिन बाद आपको पैसा मिलना है। हम्म। वो पैसे आने के बाद वापस आप एक ट्रांजैक्शन करोगे और उसके जरिए खरीदोगे। ये हो सकता है कि आपने 10 लाख का ट्रांजैक्शन किया और मार्केट में उतल पुतल हो गई, हम्म। बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर चला गया। मतलब आपने बचाना था 15,000, उससे कहीं ज्यादा ऊपर चला गया। 10 लाख इज क्वाइट अ सब्सटैंशियल अमाउंट। 10 लाख आप निकाल रहे हो और बहुत ज्यादा चला गया, तो लेने के देने सॉरी पड़। टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे ना लोग ये नहीं समझ पाएंगे बहुत सारे लोग कि मुझे 1.25 निकालना है, कैपिटल गेन चाहिए, तो मुझे 9 लाख या 10 लाख क्यों रिडीम करने पड़ेंगे। कईयों के दिमाग में ये होता है कि मैं तो सिर्फ 1.25 निकाल रहा हूँ तो वो मेरा कैपिटल गेन है, ऐसा होता नहीं है। राइट, आई अगर वो बात आप जरा एक्सप्लेन कर सके इनको। परफेक्ट। ये मैंने खुद देखा है, बट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि बहुत हाँ। लोगों को लगता है कि जो पैसा हम निकाल रहे हैं वो हमारा गेन्स है और उस पे हमें टैक्स भरना है। तो हमें तो ये सोचना है जो पैसे हमने डाले थे म्यूचुअल फंड्स में वो टैक्स भरा हुआ पैसा है, उस पे दोबारा टैक्स नहीं भरना। हम्म। मान लीजिए फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हमने डाला था 100 रुपया और हमने निकाला है 112 रुपया। तो हम्म। ये 100 रुपया जो है हमारा टैक्स भरा हुआ पैसा, भाई वापस टैक्स नहीं लेंगे गवर्नमेंट। हम्म। तो 100 रुपीज पे कोई टैक्स नहीं लगना, सिर्फ 12 रुपए पे टैक्स लगना है। तो हम्म। ऐसे ही अगर हमने 10 लाख निकाले, तो 10 लाख में मान लीजिए 12% रिटर्न मिला है। तो जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल्स, नॉट एग्जैक्ट फिगर्स। तो अराउंड 880 तो हमने डाला था, वो हम्म। अभी ग्रो होके 10 हो गया, तो 880 पे कोई टैक्स नहीं भरना है। जो 1.2 लैक्स एक्स्ट्रा जो गेन्स आपको हुआ सिर्फ हम्म। इस पे भरना है। हम्म। अगर आपको 1.25 का कैपिटल गेन्स चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा साल में निकाल रहे हैं, आपने 22-23 में निकाला तो शायद आपको बहुत कम निकालना पड़ेगा, चप्पड़ फाड़ रिटर्न मिला है, हम्म। आप कम निकालना पड़ेगा। बट ऑन एन एवरेज आप अराउंड 10 लैक्स निकालोगे तो 1.25 आपका होगा कैपिटल गेन्स, बाकी तो आपका प्रिंसिपल है। हम्म। प्रिंसिपल पे तो टैक्स नहीं भरना है। अब आपने 10 लैक्स निकाल दिया, वो मार्केट से बाहर रहता है 2 या 3 दिन के लिए। मार्केट वॉलेटिलिटी तो आप रोज देखते हैं, इंडेक्स को देखते हैं कि कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है। ये हम्म। गारंटी नहीं है कि ये आपका 15,000 जो आप बचाने वाले हैं, 1.25 लैक्स पे 12.5% टैक्स, 15,000 बचाने वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा का नुकसान हो सकता है। एक नंबर 2, ह्यूमन बिहेवियर है, पैसा आ गया तो खर्चा आ गया, मन हम्म। में आ गया अभी तो पैसा पड़ा है। ये हम्म। हमने निकाल दिया 10, हमने तो डाला सिर्फ 8.8 था, वो खरीद ही लेते हैं नया फोन, 50,000 लेते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। वो कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा असर पड़ जाता है, क्योंकि आपने जितना निकाला वो पूरा का पूरा डाल नहीं पाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आप कमाएंगे तो हंसी खुशी दे दीजिए टैक्स। कुछ नहीं करेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हम अभी निकालेंगे और मार्केट ऊपर नहीं जाए। करेक्ट। ऑल राइट, इसीलिए हालांकि टैक्स हार्वेस्टिंग का अगर इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कंपाउंडिंग पे, लेकिन हमारी फितरत ऐसी होती है कि हम एकदम कट टू कट, ऐसा नहीं कि आज निकाला और आज ही या कल जो भी विद इन अ डे और टू हम डाल देंगे पैसा वापस, हम वो भी नहीं करेंगे, उतना भी हमसे नहीं होगा।
और फिर आपका काम बढ़ता जाएगा। और एक पॉइंट हमने इनफैक्ट एक डिटेल वीडियो भी किया हुआ है टैक्स हार्वेस्टिंग पे, उसकी लिंक डाल देंगे, ज़रा वो भी देख लीजिएगा कि कैसे काम करता है ये पूरा टैक्स हार्वेस्टिंग। बहुतों को ये लगता है कि वो 1/25 सिर्फ निकालेंगे हर साल, और वो 1/25 में सिर्फ कैपिटल गेन ही है, उसमें कैपिटल हमारा नहीं है। तो उनको लग रहा है कि मैंने तो सिर्फ प्रॉफिट निकाला है उसमें से, जबकि ऐसा इस तरीके से काम नहीं होता है। जो भी आप पैसा निकालते हैं उसमें एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है और कुछ गेन का कंपोनेंट होता है। सो आप इसलिए आपको बड़ी रकम निकालनी पड़ेगी अगर आप 1.25 का गेन चाहते हैं क्लेम करना। तो चलिए, और कोई सवाल तो इनका नहीं था, तो हमने इनके सारे सवाल जवाब दे दिए। थैंक यू सो मच प्रतिभा, बड़े आसान शब्दों में इस बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है हालांकि, उसका जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स रतन, थैंक यू। और इसके साथ ही फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अपने सवाल, कमेंट, फीडबैक, शिकायतें सब कुछ भेजिए हमें, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर होंगी। और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।